So students, before knowing Coulomb's law, we should know about two universal constant that is very important in your syllabus of class 12th, that is permittivity and permeability of free space. Permittivity and permeability of free space, they play a very major role in the calculation of Coulomb's law between the two static charges, जो कि आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहले हम परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बारे में जान लेते हैं कि परमिटिविटी और परमिएबिलिटी होता क्या है। परमिटिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल रिप्रेजेंट करता है जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाए, या फिर whenever a material gets generated, या मटेरियल के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा तो मटेरियल जो अपोजिशन क्रिएट करेगा, वहाँ पे जो अपोजिशन शो करेगा वो डिफाइन किया जाएगा परमिटिविटी द्वारा, जबकि परमिएबिलिटी एकदम उसका उलट है। क्या? मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है ये जो सपोर्ट करता है किस चीज़ को? जब मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि परमिटिविटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि परमिएबिलिटी इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। परमिटिविटी में अपोजिशन क्रिएट होता है जबकि परमिएबिलिटी सपोर्ट करता है। तो ये वास्ट डिफरेंस इनका। परमिटिविटी किसी भी मटेरियल के पोलराइजेशन की वजह से होता है कि मटेरियल में अगर आप चार्ज क्रिएट करते हैं तो चार्ज के बारे में जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में अगर चार्ज इंड्यूस किया जाए तो वह पोलर हो जाता है, इधर पॉजिटिव चार्ज वो शो करेगा और नेगेटिव। पोलर कहने का सेंस ये है जब पॉजिटिवली चार्ज होगी बॉडी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर ही मिट होंगी, जबकि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी इनवर्ड होती है। आगे हम कूलम्ब्स लॉ के बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखते हैं परमिटिविटी के बारे में। किसी भी मटेरियल के अंदर अगर आप डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो मटेरियल अपोज करेगा, अपोजिशन में जो प्रॉपर्टी मटेरियल शो करेगा उसी को हम कहेंगे परमिटिविटी। और उसे कैलकुलेट करने का तरीका है कि एक रेशियो बनाया जाए इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, किसका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हमने बताया था इलेक्ट्रिक जहाँ पे भी यूज होगा वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट यानी जब भी कोई बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस किया जाए तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है परमिटिविटी की। और परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल सिंबल द्वारा जिसे एप्सिलॉन कहा जाता है, जबकि परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है न्यू से। अब देखिए क्या है, हमने इसको एक्सप्लेन किया कि परमिटिविटी अपोजिशन की वजह से जो वैल्यू क्रिएट हो रही है, जो मटेरियल के अंदर पर डेवलप किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो परमिटिविटी रोल प्ले कर रही है। जबकि वहाँ पे जब आप मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे जो मटेरियल रोल प्ले करेगा इन द सपोर्ट दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, हम उसको वहाँ कंसीडर करेंगे। परमिएबिलिटी पोलराइजेशन की वजह से होता है, परमिटिविटी पोलराइजेशन की वजह से, जबकि परमिएबिलिटी मैग्नेटाइजेशन की वजह से होता है। और ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी द्वारा किसी भी मटेरियल या किसी भी मीडियम में। अगर आप मटेरियल को फ्री स्पेस में रखते हैं तो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू अलग होगी, या अगर आप किसी मटेरियल को किसी मीडियम में रखते हैं जैसे ग्लास में या फिर वाटर में या फिर ऑयल में, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज होगी और हम इस रेशियो से उस वैल्यू को डिफाइन करेंगे। चलिए यहाँ पे बताते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट यहाँ रिप्रेजेंट करेगा फ्री स्पेस को, जबकि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम यानी कि जब ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में रख दिया जाएगा तो वहाँ पे जो परमिटिविटी होगी वो कहलाएगी परमिटिविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। और आप देखेंगे जब हम कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो उसके बाद एक रिलेशन को डिफाइन किया जाएगा दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब देखेंगे ऐसा यूनिट क्या होती है परमिटिविटी की। इसकी यूनिट है तो फैराड पर मीटर या फिर कूलम्ब्स स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस न्यू नॉट से, और उसी तरह परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम की न्यू एम से। ऐसा यूनिट क्या होती है हेनरी
पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये यूनिट है। अब देखेंगे वैल्यू जो हम रेफरेंस मान के चलेंगे पूरे चैप्टर के दौरान, तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड मीटर या फिर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी मीटर। अब देखिए क्या है, ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की मदद से हमने एक और वैल्यू को फाइंड आउट किया, एक रिलेशन शो किया स्पीड ऑफ लाइट से। उसे हम दिखाते हैं कैसे। आपने प्रीवियसली 11th क्लास में पढ़ा होगा दैट c इज इक्वल टू √1 न्यू नॉड एप्सिलॉन नॉड। अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। यस, एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज या पोजीशन को, और न्यू नॉट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटाइजेशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वही तो है एनर्जी या लाइट। ठीक है, फिर देखते हैं न्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, न्यू नॉट की वैल्यू हमें मालूम है c इज इक्वल टू 1/√4 पाई इंटू 10⁻7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है 8.85 इंटू 10⁻12। ये वैल्यू आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की मदद से हमने क्या फाइंड आउट किया, या फिर इन्हीं की मदद से हमने निकाला स्पीड ऑफ लाइट को। अब आप वास्ट डिफरेंस जानेंगे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बारे में। अब हम कूलम्ब्स लॉ में परमिटिविटी को यूज़ करेंगे। कूलम्ब्स लॉ है क्या, दैट F इज यानी कि फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे, जो कि फर्दर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे K की वैल्यू है जो कूलम्ब्स कांस्टेंट कराता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा हमारा यूज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। जब हम दो चार्जेस को Q1 और Q2 को फ्री स्पेस में कंसीडर करेंगे, तब यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस लगी। अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को हम पानी में रख देते हैं, पानी के अंदर, और फिर वहाँ कंसीडर करते हैं या ऑयल के अंदर, तो यहाँ पे नॉड को हटा के हम m कर देंगे और उसकी वैल्यू अलग होगी। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ को जानने से पहले हम ग्रेविटेशन लॉ को यूज़ करते हैं, याद करते हैं। हम देखिए व्हाट डू मीन बाय ग्रेविटेशन लॉ। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन लॉ क्या है। द फोर्स acting between two bodies in space, the force acting between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स है वो एक दूसरे के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए क्या, उसी तरह कूलम्ब्स लॉ ने स्टेट किया कि दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो कूलम्ब्स लॉ हमको एक्सप्लेन कर रहा है कि दो पॉइंट के बीच में आइदर दे कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, डिपेंड करता है कि ये Q1 Q2 है क्या, पॉजिटिव है कि निगेटिव या फिर अपोजिट है। अगर सेम चार्जेस के होंगे तो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट चार्जेस के होंगे यानी कि अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो अट्रैक्शन होगा। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम न्यूमेरिकल से जानेंगे। पहले हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए द कूलम्बियन फोर्स स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने यहाँ पे
एक रिप्रेजेंट किया है दो चार्जेस को Q1 और Q2 से सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, वेयर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी फोर्स जो उनके बीच में लग रहा है वो उनके प्रोडक्ट चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल है, और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। हमें मालूम है जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, ये तो हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो वहाँ पे एक कमी रिप्रेजेंट की जाती है। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी हटते ही, दैट इज के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हियर इज द फार्मूला ऑफ कूलम्बियन फोर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके क्लास 12 फिजिक्स का, आगे चल के हमेशा यूज होगा कूलम्बियन फोर्स। अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात नहीं की है, तो ये कैसा फोर्स है? स्केलर। ये जो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्केलर है। जब हम वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपरली उसके पोजीशन वेक्टर को और उसके यूनिट वेक्टर को। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्बियन फोर्स, इसे हम कह देंगे स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्बियन फोर्स। अब हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पे के को। तो यहाँ पे के है क्या? के कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू आई कहाँ से? तो बताएंगे हम वैल्यू कहाँ से। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ से मिली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे कूलम्ब ने ही क्लियर किया था विथ हिज एक्सपेरिमेंट। तो हमने याद है कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। अभी हमने उसको क्लियर किया है। परमिटिविटी किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से। कब जनरेट किया जाता है? किसी भी मटेरियल में या फिर दो मटेरियल के बीच के स्पेस में। हाँ, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वैल्यू कितना होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का? हमने बताया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे। तो अगर इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, दैट बिकम्स 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। प्लीज़ आप एक बार खुद से करके चेक कीजिएगा कि ये वैल्यू आती है या नहीं। ठीक है, तो हमने आज कूलम्ब फोर्स में क्या देखा? दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटती है वहाँ पे कांस्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज के, एंड के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज बिकॉज ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिए और ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं। तो चलिए अब हम एक रेशियो चेक करते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि फॉर फ्री स्पेस कूलम्ब्स लॉ क्या है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ये जो फोर्स है वो दो चार्जेस को फ्री स्पेस में कंसीडर किया गया है तब का है, यानी कि कूलम्बियन फोर्स इन फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्जेस। और चार्जेस क्या हैं? Q1 एंड Q2।
लेकिन फॉर एनी मीडियम वो क्या हो जाएगा, F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m। याद है ना, पिछले हमने परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के डिफरेंस में चेक किया था कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m क्या होता है। हमने बताया था एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। तो ये क्या है, कूलम्बियन फोर्स इन एनी मीडियम between charges, two charges that is between two charges that is q1 and q2। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम और एनी मीडियम का बात हम क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पे रेशियो चेक करने वाले हैं, उनके रेशियो से कुछ आउटपुट आने वाला है। चलिए तो ले लेते हैं, कूलम्बियन फोर्स ऑफ एनी मीडियम upon Coulombian force of two charges in Coulombian force of free space over Coulombian force of any medium। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर होल अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 ओवर r स्क्वायर। Both are similar, they will cancel out each other, 4 cancels 4, pi cancels pi। There comes f node upon f m of any medium is equal to epsilon m goes upward upon epsilon node। So what is the ratio of epsilon n and epsilon node? That is epsilon r। It is called as relative परमिटिविटी, या इसी को ही कप्पा से रिलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m, जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखा यहाँ पे एक नया हमें रेशियो मिला, इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, it is the ratio of permittivity of any medium to the permittivity of free space। so इसे कहेंगे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आगे चल के आपको यूज होगा कि हम कब किसी भी मीडियम या किसी भी फ्री स्पेस के रेशियो को यूज कब करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको न्यूमेरिकल में बार बार पूछा जाएगा। सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ, और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।